कहानी की शुरुआत में हम बेंतो और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि एक कैफे के अंदर बैठे हुए थे और काफी हंसी मजाक कर रहे थे, जिनमें से बेंतो की एक दोस्त प्रेग्नेंट भी होती है। खैर तभी वहां पर एक लड़का फरीद आकर वहां पर कैजुअली अलग बैठ जाता है। असल में वो बेंतो की बेस्ट फ्रेंड एमिली का बॉयफ्रेंड था, जिनका कुछ महीनों पहले ही ब्रेकअप हो गया था और वो बेंतो से हेल्प चाहता था एमिली से पैचअप करने के लिए। फरीद अब बेंतो से एमिली के बारे में पूछता है और वहां पर बैठे हुए उसके दोस्त जो होते हैं वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि एमिली उसको नहीं चाहती। अब बेंतो वहां से उठकर जाने लगती है और फरीद उससे ये बोलता है कि वो एमिली से बात करे और उसको कॉल करने को बोले, जिस पर वो कुछ खास रिप्लाई नहीं देती और काइंड ऑफ इग्नोर करके वहां से चली जाती है। बेंतो सीधा हॉस्पिटल जाती है अपनी दूसरी बेस्ट फ्रेंड मुरैना से मिलने, जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स होती है, और वो बेंतो को भी सलाह देती है कि वो यहाँ पर काम करे एज उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। वो लोग थोड़ी बहुत बातें करती है और फिर बेंतो एमिली को एक जगह पर आने के लिए बोलती है। बात करें एमिली के बारे में तो वो एक अमीर लड़की थी और वो सिगरेट अल्कोहल वगैरह पिया करती थी और उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम एंटोन होता है। खैर एमिली एक सुनसान से बिच से होकर एक अबैंडन बिल्डिंग की तरफ जाती है और उस बिल्डिंग की हर वॉल पर ग्राफिटी भरी हुई थी, यानी कि काइंड ऑफ आप स्प्रे पेंटिंग कह सकते हो। एमिली इस बिल्डिंग से काफी ज्यादा फैमिलियर थी, इसका मतलब वो लोग यहाँ पर अक्सर ग्राफिटीज बनाया करते थे। खैर वो एक लॉकर की ओर बढ़ती है और वहाँ से कलरिंग कैंस तो निकालती है और तभी वहाँ पर उसको मुरैना आकर बेंतो के पास में लेकर जाती है। ये बिल्डिंग असल में उन तीनों का ही एक सीक्रेट अड्डा जैसा था, जहाँ पर वो लोग वॉल्स के ऊपर ग्राफिटी बनाया करते थे, क्योंकि वॉल्स के ऊपर ग्राफिटी बनाना इलीगल था और इस अबैंडन बिल्डिंग में कोई भी आने नहीं वाला था, तो ये जगह उनके लिए बेस्ट होती है। फिर वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं जहाँ के वॉलपेपर्स निकले हुए थे, और वहाँ पर जब एमिली वॉलपेपर्स को हटाती है तो उस वॉल के ऊपर कंदीशा लिखा हुआ मिलता है, जो कि उसको और बेंतो को समझ में नहीं आता। लेकिन मुरैना इसके बारे में ही बताती है कि आयशा कंदीशा मोरक्को का एक अर्बन लेजेंड है और वो एक बहुत ही खूबसूरत लेडी का गोस्ट है जो कि लड़कों को जान से मार देती है, और अगर उसे किसी ने बुलाया तो ये बुलाने वाले के लिए भी अच्छा नहीं होता और वो उसे पागल करके जान से मार देती है। वो आगे ये बताती है कि आयशा कंदीशा को वीजा बोर्ड या फिर पेंटाग्राम यानी कि स्टार ऑफ सेटन का यूज करके बुलाया जा सकता है। इस पर बेंतो को यकीन नहीं होता और वो एक मिरर पीस से आयशा के गोस्ट को मजाक में बुलाने लगती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। अब बेंतो, मुरैना और एमिली अपने अपने घर निकल जाते हैं और उनको मुरैना का भाई अब्दुल भी मिलता है, जो कि जिम से वापस आ रहा था, और मुरैना और अब्दुल दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर बेंतो और एमिली बेंतो के घर पर जाते हैं, जहाँ पर बेंतो के पापा आ जाते हैं और वो अंदर चली जाती है। अब बस एमिली अकेले घर जा रही होती है कि बारिश शुरू हो जाती है और फरीद उसको खींच के एक ब्रिज के नीचे उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो एमिली से बहुत प्यार करता है, लेकिन एमिली तब फरीद को ये बोलती है कि वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट है, और तभी अचानक से ही फरीद उसको मारकर बेहोश कर देता है। जब एमिली की आंखें खुलती है तो वो फरीद के साथ थी और वो उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे तैसे फरीद को मारकर वो वहाँ से बाहर निकलती है। वो उसके लिप्स को भी काट देती है, जिसके बाद में वो वहीं पर ऐसे ही पड़ा रहता है, और इसी के साथ में एमिली घर पर आ जाती है और फरीद उसी हालत में वहीं पर बैठकर अपनी हरकतों पर पछता रहा था, यानी कि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन वो इतना डेस्परेट होता है कि उसने ऐसा कर दिया। पर यहाँ पर अब जो होना था वो तो हो चुका था। एमिली को बहुत ही बुरे समय से गुजरना पड़ता है और वो अपने वॉशरूम में होती है और उसके अंदर फरीद को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर गया था, और वो इस गुस्से में अपने खून से वॉल पर पेंटाग्राम बनाकर कंदीशा को बुलाने लगती है। और इतना होते ही हम फरीद के पास में कंदीशा को देखते हैं, जिससे डरकर वो भागने लगता है और इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही पेनफुल डेथ हो जाती है। अब अगले दिन बेंतो, मुरैना और एमिली फरीद की मौत के बारे में बात कर रहे थे और बेंतो एक कॉमन फ्रेंड से फरीद के एक्सीडेंट के बारे में पूछती है, जिस पर वो ये बताता है कि ड्राइवर के अनुसार फरीद किसी से डरकर भाग रहा था और अचानक से ही वो सामने आ गया। एमिली बेंतो और मुरैना को पिछले रात उसके और फरीद के बीच की लड़ाई के बारे में बता देती है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि उसने आयशा कंदीशा को समन किया था। अब शाम को एमिली, बेंतो, मुरैना और एमिली का भाई एंटोन एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ पे नाच गाना सब चल रहा होता है और एमिली अकेले बैठी हुई थी। अब वो बॉन फायर के पास बैठी हुई होती है और तभी उसको कंदीशा की शैडो दिखाई देती है और वो कुछ विशेष करने लगती है, जिससे वो किसी ट्रांस जैसी स्टेट में चली जाती है। अब पास बैठी हुई उन लोगों की एक दोस्त को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है और सभी लोग उसको संभालने लगते हैं, और ये वही फ्रेंड है जो कि हमको शुरुआत में रेस्टोरेंट के अंदर दिखाई गई थी। अब एमिली का फ्रेंड बेन उसको देखकर उसके पास आता है पूछने के लिए कि उसको क्या हुआ है, और
और तभी कंदीशा का वो साया उसको बॉन फायर में गिरा देता है, जिससे कि वो लड़का जलने लगता है और मारा जाता है, जिससे कि एमिली बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब वो तीनों ही काफी परेशान थी और एमिली अपने भाई एंटोन को लेकर घर जाने लगती है, लेकिन मोरेना उन लोगों को अपने घर ले आती है और अब एमिली सब कुछ बता देती है कि उसने उस रात कंदीशा को समन किया था। वो लोग कंदीशा के बारे में पढ़ने लगते हैं और उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, लाइक वो ऐसी थी या फिर वैसी थी। किसी ने ये कहा था कि वो बहुत ही खूबसूरत दिखती थी और उसके पैरों के बारे में किसी ने ये कहा था कि वो कैमल जैसे थे। कई लोगों का ये कहना था कि वो बकरी जैसे दिखते हैं, लेकिन सब में एक बात कॉमन थी कि कंदीशा 16वीं सेंचुरी में पोर्चुगीज ऑक्यूपेशन से लड़ी थी, जहां पर उसने सोल्जर्स को अपनी खूबसूरती से ललचाया और फिर सबको जान से मार दिया था। अब बिंतु को तो इन सारी बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि गूगल के ऊपर हजारों चीजें मिल जाती है और वो बोलती है कि फरीद की डेथ और बेन की डेथ कोई एक्सीडेंट भी हो सकती है, लेकिन एमिली को ऐसा नहीं लग रहा था और वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, साथ ही साथ काफी परेशान भी थी। बिंतु उसको सलाह देती है कि वो घर जाए, एज उसका भाई एंटोनियो उसके साथ में था जो कि काफी छोटा है, और एमिली को उसे घर ले जाना चाहिए क्योंकि उसे नींद आ रही होगी। लेकिन वो सारी बातें सुन लेता है क्योंकि वो सोया ही नहीं था और जाग रहा था। एमिली और एंटोन को अपने घर के हॉलवे में अब कंदीशा दिखाई देती है, जो कि वहां से चली जाती है और अब एमिली एंटोन को उसके रूम में भेजकर बाहर देखती है तो उसको कंदीशा फिर से हॉलवे में दिखाई देती है, जो कि बोलती है कि मेरी नजरों से देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। और एमिली फिर से किसी ट्रांस जैसी स्टेट में चली जाती है, मानो कि जैसे कंदीशा उसको अपने वश में कर रही हो। अब हम देखते हैं उन तीनों के कॉमन फ्रेंड एको को, जो कि अपने घर में सोया हुआ था और ये भी स्टार्टिंग वाले सीन में रेस्टोरेंट में था और उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो इन आवाजों को सुनकर जाग जाता है और उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है। तभी वो किचन में चेक करने जाता है और अब वो साया उसे हॉन्ट करते हुए पीटने लगता है और उसे बेसिन में डुबाने लगता है, जिससे बचने के लिए वो उसे नाइफ से स्टैब कर देता है। और जब वो पलट कर देखता है तो उसे और हमें मिलती है आयशा कंदीशा की पहली झलक, जिसके चेहरे में वो नाइफ स्टैब हुआ था, लेकिन उसे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अगले ही पल वो उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, यानी कि एको को, और एको का सर पूरा फट जाता है, जिससे उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। अगले दिन एमिली मोरेना और बिंतु को बताती है कि कंदीशा ने एको को मार दिया है और बेन को फायर में धकेला भी उसने ही था और ये सब कुछ कंदीशा ने ही उसको दिखाया है। वो लोग अब काफी परेशान बैठी हुई थी और बात करती है कि फरीद को कंदीशा ने मारा क्योंकि उसने एमिली को हर्ट किया था, बेन को मारा क्योंकि उस पर बिंतु को क्रश था और एको उन तीनों के छोटे भाई जैसा था इसलिए उसे मारा, और वो लड़कों को ही मार रही है, जिसका मतलब अर्बन लेजेंड बिल्कुल सही था। और उन तीनों के आसपास के बाकी लड़के जो भी उनके दोस्त हैं या फिर उनके रिलेटिव्स हैं वो भी सेफ नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर इन तीनों के ही आसपास के लोगों को कंदीशा क्यों मार रही है, तो सबसे पहली बात तो अबैंडन बिल्डिंग के अंदर इन तीनों ने ही कंदीशा को समन करने की कोशिश करी थी और उसको मजाक उड़ाया था, लेकिन जो मेन समन किया है वो एमिली ने किया है, क्योंकि उसने ही सेक्रीफाइस के लिए कहा था कि वो फरीद को जान से मार दे। वो तीनों सब कुछ देखकर सीधे इमाम जी के पास में जाने का डिसाइड करती है, लेकिन रेक्चर उनसे ये बोलता है कि इमाम उनसे मिलना नहीं चाहते और उन्होंने सीधा मना कर दिया है, जिससे वो लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वो लोग बचे हुए लोगों को वार्न करने का डिसाइड करती हैं, यही एक लास्ट ऑप्शन था उनके पास में। वो तीनों मोरेना के भाई अब्दुल और फ्रेंड इरवान को कंदीशा के बारे में बताते हुए वार्न करने लगती हैं, लेकिन अब्दुल को तो कंदीशा जैसी चीजों पर भरोसा ही नहीं था, तो वो उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और इरवान को भी उनकी बातें थोड़ी सी अजीब लग रही थी, तो वो भी उनकी बात नहीं मानता। हालांकि वो इंटरनेट पर कंदीशा के बारे में पढ़कर उनको ये बताता है कि उसको वापस भेजने का एक तरीका है, जैसे ही उसे समन किया गया था वैसे ही सेम स्पॉट पर उससे रिक्वेस्ट कर उसे वापस भेजा जा सकता है। और इतना कहकर वो और अब्दुल वहाँ से चले जाते हैं। मोरेना, बिंतु और एमिली अब एमिली के बाथरूम में आते हैं ताकि वो रिचुअल को रिवर्स कर पाए और कंदीशा को वापस भेज पाए, जिसके लिए वो ब्लड से सैटानिक सिंबल बनाकर एक रैबिट की बलि दे देती है। आई मीन आपने फरीद को वहाँ पर सैक्रिफाइस किया था उसको बुलाने के लिए, तो अब रैबिट से काम कैसे चलेगा। खैर वो फिर भी कोशिश करती है और कंदीशा के भूत से रिक्वेस्ट करती है वापस जाने के लिए, लेकिन ये तरीका सही था ही नहीं, तो कंदीशा तो वापस जाती नहीं है बल्कि वो इसी बीच इरवान के पीछे लग जाती है। यानी कि इंटरनेट पर आपको जो कुछ भी मिलता है वो सारी चीजें करेक्ट नहीं होती। खैर अब हम इरवान को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में था और वहाँ पर चिल्ड्रंस रूम में अपने न्यू बॉर्न बेबी को देख रहा था कि तभी उसके पास में एक ओल्ड मैन आकर खड़ा हो जाता है और उस ओल्ड मैन को कंदीशा का भूत दिखाई दे रहा था, जो कि इरवान के बेबी के पास में ही खड़ी हुई थी, लेकिन इरवान उसको नहीं देख पा रहा था। अब तभी उसका बेबी भी रोने लगता है और वो उस रूम के अंदर चला जाता है और अब कंदीशा उसे
उसे भी बेरहमी से जान से मार देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं था, वो बेचारा बेबी अपने ही फादर के खून में भीग जाता है, यानी कि इतनी बेरहमी से कंडीशन ने उसको मारा था। अब यहाँ पर इरफान कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड हमको स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जो कि प्रेग्नेंट थी, जिसका नाम एमिनाटा था। खैर बाथरूम में उस रिचुअल के टाइम वो लोग बाथरूम में पानी भरकर बैठी हुई थी रिचुअल करने के लिए, लेकिन कंदीशा एमिली को विजन सिखाने लगती है अब्दुल और इरफान के ही कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है, और उसने इरफान को कैसे मारा, जिससे वो और भी ज्यादा डरकर परेशान हो जाती है। यानी कि समन करने वाले को ये सब दिखता है कि वो क्या कर रही है। अब अगले दिन वो लोग फिर से रेक्टर के पास जाते हैं और वो मुर्राना को एक पेपर देकर एक जगह पर बुलाता है। वो तीनों ही उस एड्रेस पर जाती हैं और ये जगह किताबों और टैलिस्मैन से भरी हुई थी। अब वहाँ पर आकर बैठने के बाद में उन्हें एक सॉर्सरर मिलते हैं और वो एक किताब में देखकर कंदिशा के बारे में बताने लगते हैं। तो सच था कि असलियत में वो है क्या और क्या कर सकती है। सॉर्सरर को फ्रेंच नहीं आती थी, इसलिए रेक्चर उन तीनों को ट्रांसलेट करके सब बता रहा था। वो सॉर्सरर ये बताते हैं कि आयशा कंदिशा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, जिसके पति को पोर्चुगीज ने मार दिया था और उसके बाद बदले की आग में उसने कई सारे सोल्जर्स को मार डाला। आखिर में आयशा को 6 सोल्जर्स ने पकड़ा और उसको आखिरी दम तक काफी टॉर्चर किया, जिसके बाद में आयशा की आत्मा एक डिमोनिक जिन के साथ बन गई थी और वो बदले की आग में थी, तो एक रिवेंजफुल जिन बनकर उसने उन 6 हेंचमैन से बदला लिया और लोगों ने उसका एबॉमिनेशन देखा। और तब से ही जब भी उसको कोई समन करता है तो वो 6 आदमियों की जान लेकर ही जाती है, और जिसने भी आयशा कंदिशा को समन किया हुआ होता है वो इन सारी मौतों को खुद देख पाता है, एज उनके बीच एक काइंड ऑफ बॉन्ड बन जाता है। और ऐसा ही कुछ एमिली के साथ में हो रहा था। अब उसको रोकने के यहाँ पर 2 तरीके बताए जाते हैं। एक उसको बुलाकर एक्सोर्सिज्म करना होता है, और वो दूसरा तरीका जो होता है वो सॉर्सरर रेक्चर के कानों में बताता है, लेकिन रेक्चर उन तीनों को बताने से मना कर देता है, एज वो दूसरा तरीका जो भी था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अब सॉर्सरर अंदर किताब रख कर आते हैं और रेक्चर फ्लोर से मैट को हटाते हैं। मैट के हटते ही वहाँ पर हमको एक सील ऑफ सोलोमन यानी कि हजरत सुलेमान की सी बनी हुई थी, जो कि ऑब्वियस था जिन्स को कंट्रोल करने के लिए उनका ही सहारा यहाँ पर लगने वाला था। खैर जिसके बाद वो लोग सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं और रेक्चर उनको वार्न करता है कि कुछ भी हो जाए सर्कल नहीं तोड़ना है। सॉर्सरर आयशा को बुलाने लगता है और राइट पढ़ने लगता है, जिसे रेक्चर भी ट्रांसलेट करके बोलने लगते हैं। अब सभी लोग आयशा को बुलाने लगते हैं और राइट पढ़ते हैं। कुछ ही देर के बाद में वहाँ पर आयशा कंदिशा सर्कल के बीच में से उभर कर आ जाती है। वो सबको डराने लगती है और सबको अलग अलग सिचुएशंस में डाल देती है। बिंतु का हाथ जलने लगता है और एमिली के मुंह से खून निकल रहा होता है और मुर्राना एक ठंडी जगह पर पहुंच जाती है। आयशा यहाँ पर हंस रही थी जब उसका एक्सोर्सिज्म किया जा रहा था, यानी कि ये काफी नहीं था, यानी कि वो सभी के माइंड्स के साथ में खेल रही थी और सबको अजीब और डरावने विजन सिखा रही थी। और सडनली वो गायब हो जाती है और तभी सब लोग बेहोश हो जाते हैं। अब जब सबकी आंखें खोलती है तो सभी बहुत थक चुके थे और डरे हुए थे। सॉर्सरर ये बोलते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और सबको घर जाना चाहिए। एमिली अपने घर में आकर एंटोन को उसके पास आकर सोने के लिए बोलती है, अभी तक वो उसके लिए परेशान थी। बिंतु अपने फादर के बारे में परेशान होती है और वो भी सही सलामत थे, जिससे उसकी भी जान में जान आती है। लेकिन मुर्राना का भाई अब्दुल घर पर नहीं था, लेकिन मुर्राना को अब्दुल के रूम में एक साया दिखाई देता है और वो कोशिश करती है अब्दुल को कॉल करने के लिए, लेकिन वो जिम में बिजी था और कॉल पिकअप नहीं करता। एमिली को आयशा की आवाज फिर से आने लगती है, जो कि अभी तक वापस नहीं गई थी, यानी कि एक्सोर्सिज्म फेल हो चुका था। और कंदिशा उससे फिर से देखने के लिए बोलती है और अब हम देख पाते हैं अब्दुल को, जो कि जिम में था और उसके पास में अपने ट्रू फॉर्म में आयशा कंदिशा आती है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी और उसके पैर एकदम कैमल या फिर गोट के जैसे थे। ये देखकर वो काफी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिसल कर नीचे गिर जाता है और आयशा अपने होफ्स उसके पैरों के अंदर घुसा देती है और उनसे उसे कुचल कुचल कर जान से मार डालती है और अब्दुल की भी दर्दनाक मौत होती है। और ये सारी चीजें एमिली देख रही थी, जिससे अब उसका डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है। और हर एक सोल को निगलने के बाद में आयशा पावरफुल हो जाती है और उसकी चीखें और आवाज पूरे शहर में सुनाई देती है। जब मुर्राना को अपने भाई की मौत का पता चलता है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स पहले ही मारे जा चुके थे और अब उसका भाई भी एक डीमन के हाथों इतनी बुरी तरह से मारा गया है। एमिली और बिंतु वहाँ पर आती है और उसे संभालती है और फिर ये तीनों उसी रेक्चर के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि कंदिशा अभी भी नहीं गई है और वो अभी भी उन लोगों को मार रही है। मुर्राना के भाई को उसने मार दिया है। वो लोग सॉर्सरर से मिलना चाहते थे, लेकिन रेक्चर ये बताते हैं कि सॉर्सरर अभी दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी एनर्जी उस एक्सोर्सिज्म में लगा दी थी, जो कि उनकी बॉडी झेल ही नहीं पाई। मींस वो एक्सोर्सिज्म इस हद तक पावरफुल था, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि कंदिशा को भगाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहिए, जो कि इन लोगों के पास में अनफॉर्चुनेटली नहीं थी। अब एमिली रेक्चर
के ऊपर प्रेशर डालती है उसको दूसरा तरीका बताने के लिए, और वो पहले तो मना कर देते हैं लेकिन फाइनली ये बताते हैं कि कंदीशा को बुलाने वाली एमिली को खुद मरना होगा, तभी कंदीशा इस दुनिया से उसके साथ ही चली जाएगी और बाद में एमिली खुद कंदीशा के रूप में री इनकारनेट होगी। इतना सुनकर एमिली उसी रात एक बिल्डिंग के टेरेस पर जाती है और खड़ी हो जाती है और अपनी जान देने के लिए वो पूरी तरह तैयार थी, और मुरैना और बिंतो उसको बचाने के लिए आते हैं और उसको समझाकर रोक लेते हैं कि वो कुछ ना कुछ कर लेंगे कंदीशा को रोकने के लिए। अब वो लोग बात करते हैं कि कंदीशा का अगला टारगेट बिंतो के फादर होंगे, तो वो लोग बिंतो के फादर को चेक करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर बिंतो के फादर जस्ट बस से उतरकर घर आए ही होते हैं। बिंतो अपनी दोनों दोस्तों को घर में लेकर आती है और जैसे ही वो घर में घुसती है तो ये देखती है कि वहाँ पर पहले से ही कंदीशा खड़ी हुई थी और वो फादर को पकड़कर उनको 2 हिस्सों में चीर देती है। जी हाँ, अब यहाँ पर वो सभी लोग हार मान चुके थे और कंदीशा बाकी लोगों को मारे बिना रुकने वाली नहीं थी, लेकिन वो आखिरी कोशिश ये करते हैं और कंदीशा को एंटोन का लालच देकर बुलाते हैं और फिर से एक्सॉर्सिज्म करके उसको इस दुनिया से वापस भेजने की वो कोशिश करने वाले थे, जिसमें उनका साथ वहाँ पर एक्टर भी देने वाला था। अब वो सभी लोग उस सीक्रेट अड्डे वाली अबैंडन बिल्डिंग में जाते हैं और फ्लोर के ऊपर कलर से किंग सोलोमन यानी कि हजरत सुलेमान की सील को बना देते हैं। अब थोड़ी के बाद में वहाँ पर आयशा कंदीशा आ जाती है। वो धीरे धीरे एंटोन की तरफ बढ़ती जाती है और वो लोग उसे आग से डराकर उस सिंबल पर ले आते हैं, और जैसे ही वो उस सिंबल पर आती है तो वो सब उसको घेर लेते हैं और एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना शुरू करते हैं और राइट्स को पढ़ते हैं। वो सबको डराने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग हिम्मत रखते हैं, लेकिन एंटोन तो एक बच्चा ही था तो वो बहुत ही ज्यादा डर कर वहाँ से भाग जाता है, जिससे कि सर्कल ब्रेक हो जाता है और कंदीशा उसके पीछे लग जाती है और रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को पीटने लगती है, क्योंकि उसका सिंपल सा मकसद है कि उसे 6 मर्दों की सोल चाहिए और स्पेशली उसको बच्चों की सोल्स ज्यादा पसंद है। अब ये सभी कंदीशा से भागकर जा रहे होते हैं लेकिन कंदीशा उनके सामने आ जाती है और उनको एक मेटलिक डोर मिलता है, जिसको खोलने के बाद ये पता चलता है कि वो तो एलिवेटर शाफ्ट है। बिंतो आयशा को रोकने के लिए उसकी तरफ भागती है और फिर आयशा बिंतो का हाथ तोड़ देती है, मुर्राना को धक्का दे देती है और एंटोन की तरफ बढ़ रही होती है। एमिली एंटोन को बचाने उसके पास ही खड़ी थी और वो अपने पीछे उस शाफ्ट को देखती है और एक फैसला करती है। अब जैसे ही कंदीशा एंटोन को छूने वाली होती है, लेकिन होता यह है कि वो अचानक से गायब हो जाती है और हम ये देखते हैं कि एमिली ने खुद को शाफ्ट से नीचे गिरा दिया है और खुद को सैक्रिफाइस करके कंदीशा को इस दुनिया से वापस दूसरी दुनिया में भेज दिया, यानी कि जिन्स की दुनिया में, और खुद भी वो मारी जाती है। अब अगले सीन में कुछ दिन बाद उस अबैंडन बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है और रैचल, मोराना, बिंतो और एंटोन एमिली को याद करके ट्रिब्यूट देते हैं। अब आयशा कंदीशा की एक कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है। तभी एंटोन अपनी बहन को हमेशा याद करता रहता है और एक रात वो आयशा कंदीशा को समन करता है, जो कि वहाँ पर आती है, और ये कोई और नहीं है बल्कि एमिली है, जो कि आयशा कंदीशा के रूप में री इनकारनेट होकर आई है, यानी कि अच्छी जिन बनकर आई है। और यहाँ पर ये एमिली के रूप में आयशा कंदीशा का एक नया रूप है, जिसे देखकर एंटोन स्माइल करता है। कंदीशा मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कंदीशा मूवी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब बात करते हैं कंदीशा के बारे में कि वो रियल अर्बन लेजेंड है क्या। अब कहा जाता है कि आयशा कंदीशा का नाम जो भी लेता है उसके ऊपर एक कर्स आ जाता है और माना जाता है कि वो सिर्फ मर्दों की ही बॉडीज को खाती है। आयशा कंदीशा के कई सारे नाम है, जैसे लल्ला आयशा जो कि इस मूवी में यूज हुआ है, आयशा केनाविया और लेडी ऑफ द स्वम्प। स्वम्प एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ढेर सारा पानी होता है और वो काफी लो लेवल एरिया में रहता है। अब यहाँ पर और कहानियां ये है कि वो बहुत ही बुरी औरत है जिसको हैप्पी मैरिड कपल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए जब भी वो किसी हैप्पीली मैरिड कपल को देखती है तो वो उनको सेपरेट कर देती है, यानी कि मर्दों को मार देती है। एक कहानी ये है कि आयशा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और इतनी कि कोई भी आदमी उसको रजिस्ट नहीं कर पाता था। सभी लोग उसकी खूबसूरती के जाल में फंस जाया करते थे और उसके गोट जैसे पैर भी उनको नहीं दिखाई देते थे। वो आदमियों को उठा के अपने डेन में ले जाकर खा लिया करती थी। अब कई लोग ये मानते हैं कि वो एक खूबसूरत लड़की है बिना किसी एनिमल पार्ट्स के, पर फिर भी कई लोगों का ये कहना है कि वो आदमियों का खून और फ्लैश खाती है, जैसे कि वैम्पायर्स होते हैं। अब एक फिनिश हिस्टोरियन के हिसाब से आयशा और इश्तार जो कि गॉडेस ऑफ लव, वॉर और ब्यूटी एंड सेक्रीफाइस है, इन दोनों का कोई कनेक्शन हो सकता है। लोग इश्तार को बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किया करते थे जो कि लेग या फिर सोम के पास रहती थी, और बिल्कुल आयशा की तरह ही। अब एक कहानी तो ऑलरेडी हम मूवी के अंदर देख चुके हैं कि पोर्चुगीज ने
उसके साथ में गलत किया था, जिसके चलते वो एक ईविल जिन से जुड़ गई थी और फिर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई और मर्दों को मारने लगी, स्पेशली 6 मर्दों को। और ऐसी ही ढेर सारी कहानियां हैं आयशा कंदिशा के बारे में, और जो मैंने आपको बताई है ये सारी की सारी मेन स्टोरीज हैं। और आयशा कंदिशा की तरह ही नडाहा भी एक इजिप्ट का बहुत ही फेमस अर्बन लेजेंड है, जिसकी कहानियां काफी प्रचलित हैं। तो अगर आप चाहते हैं मैं उसके बारे में भी एक स्टोरी लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको एक कहानी पसंद आई होगी, मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।